नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम ज़र्फ़ के बारे में पढ़ रहे हैं। ज़र्फ़ की दो किस्में हैं, ज़र्फ़ ज़मान और ज़र्फ़ मकान। ज़र्फ़ के ताल्लुक से मैंने बताया था कि कंटेनर को कहते हैं, और ज़र्फ़ ज़मान व मकान से मुराद वो इस्म हैं जो वक्त और जगह की तरफ इशारा करते हैं, वक्त या जगह को बताते हैं। ठीक है, तो ऐसे इस्म जो ये बताएं कि काम कहाँ हुआ है तो वो ज़र्फ़े मकान होता है, और ऐसे इस्म जो ये बताएं कि काम किस वक्त में हुआ है तो वो ज़र्फ़े ज़मा कहलाता है। ठीक है, तो उसकी हम मुख्तलिफ अस्मा पढ़ रहे थे, जिनमें कि चंद बाकी थे। ये ज़र्फ़ ज़मा है, इद इदा मता कैफा अय्याना अम्स। ठीक है, इसमें से कत्तू भी हमने पढ़ लिया था। अब मुंज और मुज, औजु कबलु और बादु बाकी है, तो इसको हम आज के दर्स में शामिल करेंगे। आइए मिसालों से समझने की कोशिश करते हैं। पहली बात तो ये कि मुज और मुंज, ये दो जो इस्म हैं, इसका माना क्या है। जब भी आपको कभी किसी मखसूस वक्त से किसी काम के शुरू होने को बताना हो तो आप मुज और मुंज का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों इस्म कभी किसी काम की इब्तिदा के लिए, इब्तिदा को बताने के लिए आते हैं, और कभी पूरी मुद्दत बताने के लिए भी आते हैं। उसकी मिसाल देखें। मा रअयतुहु मुज या मुंज, आप दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों का माना एक ही होता है। ठीक है, इंग्लिश में इसको हम सिंस के जरिए ट्रांसलेट करते हैं, एक मखसूस मुद्दत से। मा रअयतुहु मुज औ मुंजु यौमिल जुमुअती। ठीक है, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस फ्राइडे। अब इस जुमले के अंदर ये जो सिंस ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, ये बतला रहा है मुद्दत को, यानी कब से मैंने उस पर्टिकुलर पर्सन को नहीं देखा, और वो मुद्दत क्या बयान की, जुमा के दिन से। सिंस फ्राइडे मैंने उसे नहीं देखा है, जुमा से अब तक, जुमा से अब तक मैंने उसे नहीं देखा। तो यहाँ इस जुमले के अंदर ये इब्तिदा को बता रहा है। ठीक है, देखना ये काम है, और इस देखने की नफी हो रही है मा रअयतुहु के जरिए, कि मैंने उसे नहीं देखा। लेकिन कब से नहीं देखा, सिंस व्हेन, तो फिर ये उसकी इब्तिदा को बता रहा है। ओके, तो ये मुज और मुंजु ये यहाँ इस जुमले के अंदर बता रहे हैं कि उसने कब से फलां शख्स को नहीं देखा। ठीक है, इब्तिदाए फेल की मुद्दत को बताया इसने। मा रअयतुहु, मा ये नफी के लिए है। ठीक है, माजी का सेंटेंस जो होता है उसको अगर आपको नेगेटिव में कन्वर्ट करना है तो आप मा का इस्तेमाल करते हो। रअयतु का मतलब होता है मैंने देखा। रअयतुहु के साथ जो ये हा ज़मीर जोड़ दिया आपने। ठीक है, तो इसका तर्जुमा होगा रअयतुहु, आई हैव सीन हिम, मैंने उससे देखा। ठीक है, और उसके आगे माँ जोड़ देंगे तो उस सेंटेंस की नफी हो जाएगी, मैंने उसे नहीं देखा। ठीक है, माँ का मीनिंग नॉट के जरिए करेंगे आप। ओके, माँ रअयतुहु, मैंने उसे नहीं देखा। अब कब से नहीं देखा, सिंस फ्राइडे, मुंज़ यौमिल जुमुअती, या मुझ यौमिल जुमुअती, यौम जुमा से नहीं देखा। याद रखें कि ये जो आप देख रहे हैं मुज या मुंज या इस तरह के दूसरे, ये कभी मुजाफ के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो आप इसीलिए देखेंगे कि मुंजू के बाद जो यौम आया है उसके नीचे जेर है, जर है, क्योंकि मुंजू ये तरकीब में मुजाफ बन रहा है, और यौम ये मुजाफुन इलैह है इसके लिए। ठीक है, इसलिए इस पर जेर है।
मा रअयतुहु मुन्ज़ु यौमिल जुमुअती, मैंने जुमा के दिन से उसे नहीं देखा। आई हैव नॉट सीन हिम सिंस फ्राइडे। दूसरी मिसाल देखिए। अब इसके अंदर हम एक मखसूस मुद्दत को स्पेसिफाई कर रहे हैं। पहले हमने बता दिया कि सिंस फ्राइडे नहीं देखा, ठीक है। अब मैंने ये बताया था कि मुझ कभी मुद्दत की इब्तिदा को बताते हैं, काम की इब्तिदा बिगिनिंग को बताते हैं, और कभी एंटायर जो पीरियड होता है उसको बताते हैं, ठीक है। और इस सूरत में आपको स्पेसिफाई करना पड़ता है कि वो स्पेसिफिक पीरियड कौन सा है, यानी मुझ और मुझ का इस्तेमाल करेंगे तो उसके बाद आपको बतलाना पड़ेगा वो मखसूस मुद्दत, ठीक है। अदद के एतबार से आपको बतलाना पड़ेगा, जैसे कि एक दिन, 2 दिन, 1 घंटा, या फिर 1 साल, जो भी है आपको मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे देखिए, मा रअयतुहु, मैंने उसे नहीं देखा, मुन्ज़ु यौमैनी, 2 दिन से, ठीक है। अब ये जो 2 दिन की जो मिसाल है, इसके अंदर ये एंटायर पीरियड को शामिल है, ओके। ये 2 दिन यानी मुकम्मल 2 दिन मैंने उसे नहीं देखा। आई हैव नॉट सीन हिम सिंस 2 डेज, यानी लास्ट 2 डेज में मैंने उसे बिल्कुल भी नहीं देखा, ओके। इस तरह से आप सिंस का इस्तेमाल करने के लिए मुज या मुंज को इस्तेमाल करेंगे अरबिक के सेंटेंसेस में। अब दूसरा दूसरा लफ्ज देखें, औजू, ठीक है। आइन वाव बहुत पर पेश है, औदू। औदु ये आने वाले सारे जमाने में किसी काम की नफी पर दलालत करता है, यानी कि कोई फ्यूचर टेंस है आपके पास, कोई मुस्तकबिल वाला फेल है, वर्ब है, और उसके अंदर आपको उस फेल की नफी करते हुए ये बताना है कि एंटायर पीरियड में, यानी मुस्तकबिल में, वो काम कभी नहीं होगा, क्योंकि आप फ्यूचर की बात कर रहे हैं, यानी फ्यूचर में वो काम कभी भी नहीं होगा, वो बताने के लिए आप औजू का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जैसे अब नीचे के सेंटेंस में देखें, अदरिबू का मतलब होता है मैं मारूंगा, अदरिबूहु मैं उसे मारूंगा। अब फ्यूचर टेंस को जब कभी आप नेगेटिव सेंटेंस बनाना चाहें तो आप ला का यूज करेंगे। जिस तरह पास्ट टेंस को नेगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए आप मा का इस्तेमाल करते हो, उसी तरह फ्यूचर टेंस को अगर आपको नेगेटिव में कन्वर्ट करना है तो ला का इस्तेमाल करेंगे। तो ला अज़रिबुहु का मतलब होगा मैं उसे नहीं मारूंगा, ठीक है। मैं उसे नहीं मारूंगा, ला अज़रिबुहु, आई विल नॉट हिट हिम, ठीक है। यहां तक तो हो गया, लेकिन ये इस बात की गारंटी नहीं देता कि फ्यूचर में वो एक स्पेसिफिक पीरियड तक नहीं मारेगा, हो सकता है वो बाद में मारे, ठीक है। पूरे मुस्तकबिल की तो नफी नहीं हो रही, मैं उसे नहीं मारूंगा, लेकिन हो सकता है आज नहीं मारूंगा या फिर कल नहीं मारूंगा, लेकिन 2-3 दिन के बाद हो सकता है मारे, ठीक है। अगर आपको इस फेल की मारने की नफी करनी है, या कोई भी फेल है आपको नफी करनी है कि पूरे एंटायर फ्यूचर में ये काम कभी नहीं होने वाला, ये आपको बताना है, तो आप कहोगे ला अज़रिबुहु औदु, आई विल नॉट हिट हिम एवर, नेवर एवर दिस इज गोइंग टू हैपन, ठीक है। ला अज़रिबुहु औदु, मैं उसे कभी भी नहीं मारूंगा। तो ये कभी भी का जो तर्जमा आया ये औजू के जरिए आया, ठीक है। और ये बिल्कुल इसी तरह है जैसा हम कत्तू का इस्तेमाल करते थे माजी के लिए। माजी में भी किसी फेल की मुस्तकिल नफी करने के लिए, परमानेंट नफी करने के लिए आप जो है कत्तू का इस्तेमाल करते थे। जैसे मा दरबतुहु कत्तु, मैंने उसे कभी भी नहीं मारा। तो जिस तरह कत्तू क्या करता था, पास्ट टेंस के अंदर किसी आपका कोई जो पर्टिकुलर वर्ब है उसकी नफी करता था परमानेंटली, ये बताता था कि ये काम माजी में कभी नहीं हुआ, इन द पास्ट ये काम कभी नहीं हुआ। और औजू बताता है कि इन द फ्यूचर ये काम कभी नहीं होगा। ये दोनों में फर्क है।
ला अदरिबहु औदु, आई विल नॉट हिट हिम एवर, मैं उसे मुस्तकबिल में कभी भी नहीं मारूंगा। ये औजू का इस्तेमाल। ठीक है, आगे चलिए। अब हमारे पास दो रह जाते हैं, कबलू और बादू। ठीक है, कब्ल और बाद, ये लफ्ज हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं। कब्ल का मतलब होता है पहले, और बाद का मतलब होता है बाद में, आफ्टर। ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर, ये हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, कब्ल और बाद। अब इसके इस्तेमाल का तरीका सुने। पहली बात तो ये कि जो भी हम ये अस्मा पढ़ रहे हैं, उमूमन ये मबनी होते हैं, इनका एराब बदलता नहीं है। लेकिन कुछ सिनारियोज होते हैं जब इनका एराब बदल जाता है, ये मौरब बन जाते हैं। कब ऐसा होता है? ठीक है, तो वो जो है आ, उसकी सूरतें मैं बताता हूँ कि अगर ये मुजाफ बनकर आते हैं और इनका मुजाफुन इलय इसमें जाहिर हो, यानी लफ्जों के अंदर आपको मुजाफुन इलय नजर आता है, ठीक है, तो उस सूरत में ये बनते हैं मुआरब, यानी इनका एराब बदल सकता है। अब मिसाल देखिए, मुझे कहना है जैद केम बिफोर खालिद, खालिद से पहले जैद आया, मुझे ये कहना है जैद खालिद से पहले आया है। तो आने के लिए लफ्ज इस्तेमाल करेंगे जा आ, ये वर्ब है। जा आ का मतलब होता है आया। कौन आया? फेल के बाद फाइल आना चाहिए पहले। तो जईदुन, जा जईदुन, जैद आया। ठीक है, जा जईदुन, जैद आया। अब बताना है कि खालिद से पहले आया है, तो आप कहेंगे कबला खालिदिन, कबला खालिदिन, खालिद से पहले आया। अब हमने कबला और बाद, इन दोनों को इस्तेमाल कर रहे हैं बतौर मुजाफ। और मुजाफ के ताल्लुक से आप जानते हैं कि मुजाफ के बाद जो भी नाउन आता है वो मुजाफुन इलैह होता है और उस पर जर आता है, यानी जेर आता है। तो खालिद के ऊपर जो ये दो जेर आए हैं, उसी वजह से आए हैं, क्योंकि कब्ल जो है बतौर मुजाफ इस्तेमाल होता है। कबला खालिदिन, खालिद से पहले। जा जईदुन, जैद आया। कबला खालिदिन, खालिद से पहले। जैद केम बिफोर खालिद। बड़ा ही आसान है, इसके अंदर कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। उसी तरह आगे देखें, मैंने खाने से पहले चाय पी, ये आपको कहना है आई ड्रैंक टी बिफोर फूड। तो ड्रिंकिंग के लिए कौन सा वर्ब है पास्ट टेंस में? शरीब तू, मैंने पिया। शरीबा का मतलब उसने पिया, शरीब तू, मैंने पिया। क्या चीज पिया? अशाया, चाय। अशाई का मतलब चाय। शरीब तु शाया, मैंने चाय पिया। कब पिया? कबला तामीन, ठीक, कबला तामी, खाने से पहले। खाने से पहले, ताम कहते हैं खाने को। कबला तामी, खाने से पहले। शरीब तुशाया कबला तामी, मैंने चाय पी खाने से पहले। आई ड्रैंक टी बिफोर फूड। तो यहाँ भी कबला जो है बतौर मुजाफ इस्तेमाल हुआ है, और अत्ताम ये उसके लिए मुजाफुन इलैह है, इसीलिए इसके नीचे जेर है। हो गया दुरुस्त? आगे आपको कहना है कि मैं मार्केट गया नमाज के बाद। ठीक है, मैं मार्केट गया नमाज के बाद। आई वेंट टू द मार्केट आफ्टर प्रेयर। अब आई वेंट, जाने के लिए कौन सा है लफ्ज? वर्ब ज़हबतु, मैं गया। ज़हबतु, ठीक है, कहाँ गया? अस्सूका, ज़हबतु सूका, सूक कहते हैं मार्केट को। ठीक है, ज़हबतु सूका, मैं मार्केट गया। तो ये ज़हबा वर्ब है, और तुन जमीर उसका फाइल उसी के अंदर अटैच्ड है। ठीक है, तो फेल हो गया, फाइल हो गया। अस्सूक ये मफऊल बना उसका, इसीलिए इसके ऊपर जबर है। ज़हबतु सूका, मैं मार्केट गया। बाद सलाती, नमाज के बाद। बाद सलाती, सलात कहते हैं नमाज को। बाद सलाती, नमाज के बाद। आई वेंट टू द मार्केट आफ्टर प्रेयर, तो बाद का ट्रांसलेशन आफ्टर के जरिए करेंगे। अगली मिसाल देखें, द मॉर्निंग अपीयर्ड आफ्टर द नाइट।
صبح ظاہر ہوئی رات کے بعد، آپ کو کہنا ہے صبح ظاہر ہوئی تو ظہر صبح، ظہرا یہ ورب پاسٹ ٹینس والا، الصبح کیا چیز ظاہر ہوئی؟ صبح ظاہر ہوئی، ظہر الصبح صبح ظاہر ہوئی، بعد اللیل رات کے بعد، تو یہاں بھی بعد آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ بطور مضاف استعمال ہوا ہے اور اس کے بعد والا اسم مضاف الیہ، تو ظہر الصبح بعد اللیل صبح ظاہر ہوئی رات کے بعد، تو یہ قبلو اور بعدو کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو ایک اسپیسیفک ٹائم کے بارے میں خبر دے رہے ہیں، جیسے کہ زید آیا خالد کے پہلے، تو یہ خالد کے آنے کے وقت کے پہلے، یعنی وہ وقت بتا رہا ہے کہ زید کب آیا۔ اسی طرح یہ جو ہم نے کہا کہ صبح آئی رات کے بعد، صبح ظاہر ہوئی رات کے بعد، یعنی رات کے گزر جانے کا جو وقت تھا اس کے بعد صبح آئی، تو یہ انڈیکیٹ کرتے ہیں ٹائم کی طرف، ٹائم انڈیکیٹرز ہیں، اسی لیے انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ ظرف زمان کہا جاتا ہے۔ اب ایک خیال رکھیں ایک بات کا، چاہے ظرف زمان ہو یا ظرف مکان ہو، ٹھیک ہے، ایسا ناؤن جو ٹائم یا سپیس کو بتائے، چاہے کوئی بھی ظرف ہو، یہ عموماً مفعول فیہ بنتا ہے۔ مفعول جو آبجیکٹ ہوتا ہے وربل سینٹنس کے اندر، وربل سینٹنس کے جو تین پارٹ ہیں، فعل، فاعل، مفعول، سبجیکٹ، ورب، سبجیکٹ اینڈ آبجیکٹ، تو یہ جو آبجیکٹ جو مفعول ہوتا ہے اس کی کئی قسمیں ہیں، 5 قسمیں ہیں عربی میں، اس میں سے ایک کیٹیگری ہے مفعول فیہ کی جو ہم آگے تفصیل سے پڑھیں گے انشاءاللہ، لیکن میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم یہاں پر یہ جو ظرف ہے یہ کیوں پڑھ رہے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ وربل سینٹنس بناتے ہو تو آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ جو ظرف استعمال ہوا ہے یہ مفعول فیہ کے طور پر استعمال ہو رہا ہے، یعنی کہ یہ بتائے گا کہ کب اور کہاں یہ کام ہوا، کب اور کہاں کام ہوا ہے۔ مثال کے طور پر کب کا جواب آپ دو گے وقت کے ذریعے، اور کہاں کا جواب آپ دو گے جگہ کے ذریعے۔ اگر میں پوچھتا ہوں کہ زید کب آیا، ٹھیک ہے، زید کب آیا، تو یہاں میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ وہ کون سا وقت تھا زید آیا، ٹھیک ہے، تو جاء زید فی الصبح، اگر میں کہتا ہوں زید صبح آیا، یا جاء زید بعد الفجر، زید فجر کے بعد آیا، تو یہاں ہم وقت کو بتا رہے ہیں، اسپیسیفک ٹائم کو بتا رہے ہیں کہ کس وقت میں زید آیا۔ دوسرا، اگر آپ کہاں کے ذریعے سوال کرتے ہو، کیسے سوال کریں گے؟ آپ کہیں گے کہ زید کہاں پہنچا، اگر ہم ایسے کہتے ہیں زید کہاں پہنچا، تو یہاں ہم وقت کے بارے میں نہیں پوچھ رہے کہ کس وقت پہنچا، بلکہ ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ کون سے مقام میں پہنچا، وہ کون سی جگہ ہے، زید کہاں پہنچا، کہ ہم کہیں گے کہ وصل زید الی البیت، کہ زید اپنے گھر پہنچا، تو یہاں ہم کیا بتا رہے ہیں؟ اس کے مکان کے بارے میں بتا رہے ہیں، رائٹ؟ تو یہ جو جگہ اور وقت ہوتا ہے یہ کام کے لیے ظرف بنتا ہے، کنٹینر بنتا ہے، کہ جو بھی کام ہوگا کسی اسپیسیفک ٹائم کے اندر ہوگا اور کسی اسپیسیفک سپیس میں ہوگا، تو ٹائم اینڈ سپیس بتانے کے لیے ہمیں ظرف کی ضرورت پڑتی ہے، اور یہ ہمیں ایڈیشنل انفارمیشن پرووائڈ کرتے ہیں ورب کے بارے میں، کہ فعل کب اور کہاں ہوا ہے، یہ کام کب اور کہاں ہوا ہے، ٹھیک ہے، اسی لیے ظرف کو پڑھنا ضروری ہے۔ تو ابھی تک ہم نے پچھلی مثالوں میں جو کچھ پڑھا یہ تمام کے تمام ظرف زمان ہیں، یعنی صرف ٹائم انڈیکیٹ کرنے والے الفاظ ہیں۔ اب اس کے بعد ہم نیکسٹ درس میں اسپیس انڈیکیٹرز کے بارے میں پڑھیں گے، یعنی ایسے الفاظ، وہ ناؤنس جو آپ کو بتائیں گے اسپیسیفک اسپیس کے بارے میں، جگہ کے بارے میں، کہ وہ کام کہاں ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، پھر انشاءاللہ اگلے درس میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔